तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई का मज़ा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज एचटेट क्वेश्चन पेपर जो कि होगा लेवल 2 यानी कि टीजीटी। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 6 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है 2014 का, ठीक है, 2014 का आप देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकंड, क्योंकि पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको करवाए थे 1 से लेके 15 क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, पहला पार्ट भी बना दिया, हम तो पार्ट सेकंड पे आए, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। साथ में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीटेट के पुराने पेपर सोल्व करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी सोल्ड हैं सारी एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर एचटेट के क्वेश्चन पेपर भी आप सोल्व करना चाहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बात कर रहा हूँ ओनली। कभी आप कहो सर हम तो पूरे पेपर के लिए आए थे लेकिन आप तो सीडीपी पढ़ा रहे हो। जी हाँ, मैं यहाँ पे सीडीपी ही पढ़ाता हूँ और अच्छे से पढ़ाता हूँ। एक बार आप वीडियोस को देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको एक बार दबा दो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो। साथ में उसी के साइड पे एक प्यार की घंटी है, उस घंटी को भी बजा देना। ठीक है, तो वो मेरे दिल में बजती है जब आप बजाओगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्योंकि 15 तो मैंने लास्ट पार्ट में करवाया था, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो अच्छे से। द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर मतलब बात हो रही है यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट की। इमोशनल एस्पेक्ट यानी कि भावात्मक जो हमारे भाव होते हैं, जैसे कि फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे हमारे इमोशनल एस्पेक्ट ही तो होते हैं। अब ये बिहेवियर का जो इमोशनल एस्पेक्ट है ये कौन से लर्निंग में फॉल होता है, कौन से डोमेन में फॉल होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। याद है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी? जी हाँ सर याद है, जो आज तक हमें नहीं आई टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो आज तक हमें पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में है क्या। लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैंने बना रखा है, यूट्यूब चैनल पर देख लेना। प्लेलिस्ट है सारी की सारी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की सारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एंड का टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये कह रहा है कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है बिहेवियर का वो कौन से डोमेन में फॉल होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी ना वो बेसिकली 3 डोमेन की बात करती है। कोग्निटिव डोमेन और सेकंड क्या है जल्दी से बता दें, अफेक्टिव डोमेन। सेकंड क्या है? अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा जल्दी से बता दें, साइकोमोटर डोमेन। क्या है? साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव है वो संज्ञानात्मक विकास है। तो ब्लूम ने कहा है कि जो हमारी लर्निंग होती है बेसिकली वो हमारे ब्रेन से भी हो सकती है। जो अफेक्टिव है वो इमोशनल का पार्ट है। ब्लूम ने कहा है कि जो हमारी लर्निंग है वो हमारे अफेक्टिव डोमेन में भी हो सकती है, यानी कि जो भावात्मक जो हमारा पक्ष होता है। और जो साइकोमोटर है बेसिकली वो रेफर करता है हमारी बॉडी को। ब्लूम ने कहा है कि बेसिकली जब भी कोई लर्नर सीखना चाहता है तो वो एक्टिव होके सीखे, मानी बॉडी को आपको हिलाना डुलाना पड़ेगा, अपने माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप पैसिवली बन के जो है परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 डोमेन होती है। फिर से बता देता हूँ, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो मैंने आपको बता दिया है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आपका आता है इमोशनल। अफेक्टिव डोमेन के अंदर आपका क्या आता है? इमोशनल। ठीक है, सब कुछ घोच पोच हो गया है तो इसको थोड़ा सा ना हम एक बार अंडू कर देते हैं। जो आपका अफेक्टिव डोमेन होता है वो क्या होता है? इमोशनल। तो इसका जो राइट आंसर है, इमोशनल डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे, इमोशनल एस्पेक्ट की बात हो रही है, तो जो उसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट आता है बिहेवियर का वो आता है अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलें, लेकिन अगर हाँ इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप मेरे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे देख लेना, ब्लूम टैक्सोनॉमी के 2 पार्ट बनाए हुए हैं, अच्छे से समझाए हुए हैं। आपका जो दिमाग है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, व्हेन लर्निंग इन वन एरिया हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ अनदर एरिया। यानी कि ये कह रहा है कि जब एक फील्ड की जो लर्निंग है हमें दूसरे फील्ड में काम आती है
तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, नहीं समझे? मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लो आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, ठीक है, आपने मैथ किया, अच्छे से किया, आपका मैथ काफ़ी अच्छा है। तो जो भी मैथमेटिक्स में आपने सीखा है, तो जब आप रीजनिंग करने बैठोगे, रीजनिंग जानते हो ना, रीजनिंग करने बैठोगे तो मैथ की सारी नॉलेज रीजनिंग में यूज़ होती है, ठीक है। वही क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न में भी सारा मैथ यूज़ होता है आपका, ठीक है। और साथ में ब्लड रिलेशन, मतलब वही थिंकिंग आपकी यूज़ होती है सारी की सारी। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, रेशो और प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ, तो सारे वही क्वेश्चन आते हैं। अब जिन लोगों का मैथ ही कमज़ोर है तो वो रीजनिंग क्या करेंगे, बेसिकली रीजनिंग में वीक हो जाएंगे। और जिनका मैथ अच्छा है तो वो मैथ की सारी नॉलेज किस में यूज़ कर रहे हैं, रीजनिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली एक फील्ड यानी एक सब्जेक्ट की नॉलेज को वो दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। और अगर आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो नेगेटिव ट्रांसफ़र है या फिर जीरो ट्रांसफ़र आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? चलें आगे। बहुत बढ़िया सर, चलते हैं। सर आप तो वाकई में ही बहुत अच्छे क्यूट हो सर, सारी चीज़ें अच्छे से समझा देते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, मेरा काम ही ये है कि आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना। देखो, जब तक आप ऑप्शन के पीछे उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से नहीं जानोगे तो आप देखो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पे ही टिक, ऑप्शन पे ही टिक कर दूं तो यही सिर्फ आपका आंसर है और आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि चारों ऑप्शन को देखो, ठीक है। इससे आपको CDP भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक तरीके से CDP तो हो रही है आपकी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू असेस पीपल्स रेडीनेस फॉर लर्निंग टास्क बिकॉज। देखो, जो रेडीनेस है, बेसिकली जो रेडीनेस है, ये एक टीचर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी लर्नर की रेडीनेस को पहले से ही असेस करना कि भाई बच्चा कितना तैयार है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ फील आ रही है? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक बच्चा है और बच्चा है 8th क्लास में, बच्चा किस में है, 8th क्लास में, और उस बच्चे को आप 10th क्लास का मैथ सिखाना चाहते हो, 10th क्लास का मैथ सिखाना चाहते हो, ठीक है, मैथ्स सिखाना चाहते हो। तो आप जो है कैसे असेस करोगे कि जो 8th क्लास का बच्चा है वो तैयार है 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए? देखो, 2-3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है प्रिपेयर्डनेस कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और दूसरा होता है उसका ईगरनेस कि बच्चा कितना भूखा है उस सब्जेक्ट को करने के लिए। सबसे पहले चाहिए होती है प्रिपेयर्डनेस। तो प्रिपेयर्डनेस कैसे चेक करोगे, जल्दी से बताओ मेरे को। प्रिपेयर्डनेस चेक करने का कोई टूल है आपके पास? इज़ देयर एनी टूल जिसके अंदर आप प्रिपेयर्डनेस चेक करो कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है? तो जब तक बच्चा 9th क्लास का मैथ नहीं पढ़ेगा तो 10th क्लास के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो जाएगा? बच्चा तो अभी 8th क्लास में ही है। समझ में आ रही है आपको बात कुछ, ठीक है? दिमाग में भेजे में जा रहा है कुछ? तो टूल जो है बेसिकली आपके पास, वी डोंट हैव ए टूल एज ए टीचर, हमारे पास कोई टूल नहीं है जिससे कि हम किसी भी बच्चे की प्रिपेयर्डनेस को चेक कर लें कि बच्चा कितना रेडी है, प्रिपेयर्ड है। सेकंड चीज़, चलो प्रिपेयर्डनेस को छोड़ दो आप, सेकंड चीज़ आती है आपकी ईगरनेस। चलो ठीक है, बच्चा कितना भूखा है, मान लो बच्चा तैयार नहीं है लेकिन बच्चा इतना भूखा है कि एक्स्ट्रा पढ़ के जो है वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर जाएगा। लेकिन ईगरनेस को चेक करने का भी कोई संसाधन हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इन एज वी डोंट हैव ए टूल, सच टूल विच मेजर बेसिकली आपका प्रिपेयर्डनेस चेक कर जाएं जो, या फिर जो ईगरनेस चेक कर जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेडीनेस को हम असेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, चलो आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर है ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रेडीनेस डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। तो आप इसको ऐसे भी कह लो या फिर ऐसे भी कह लो कि हमारे पास कोई टूल ही नहीं है जिसकी वजह से हम कोई मेजरमेंट कर पाएँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, बाकी चीज़ें आप देख लेना, जैसे कि मैनी एलिमेंट्स ऑफ रेडीनेस आर नॉट आउटवर्ड विजिबल। मतलब ये कह रहा है कि भाई बेसिकली जो रेडीनेस के जो कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई अलादीन का चिराग रगड़ दिया बाहर आ जाएंगी चीज़ें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू अचीव, बाकी ऑप्शंस देख लेना। ऑप्शन इसका ए इज़ द राइट आंसर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रेडीनेस डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द टर्म इमोशनल रेवोल्यूशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। अब जो ये इमोशनल रेवोल्यूशन है, ये जो है आपका किस अवधि से कनेक्टेड है, क्लोजली रिलेटेड है?
तो देखो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, जो संज्ञा दी गई है इसको, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ठीक है। बेसिकली तूफान आते हैं इस अवधि में। आप लोग भी कभी किशोर रहे होंगे, हम भी कभी किशोर थे, हम भी कभी एडोलेसेंस थे, ठीक है। तो ये जो अवधि है बहुत ही चैलेंजिंग अवधि है, बच्चा इसमें काफ़ी एनर्जेटिक फील करता है। सेकंड चीज़, बच्चे के अंदर उसके इंटरनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, प्यूबर्टिकल चेंजेस काफ़ी होते हैं, हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं इसके अंदर, शरीर की बनावट, शरीर की जो फिजिक है या फिर आप कुछ भी कह लो, उनकी बॉडी से रिलेटेड ज़्यादा चेंजेस होते हैं। कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी मन शांत रहता है, कभी खुश रहता है, कभी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया कुछ तो दुखी हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस एक चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका मूड कभी भी स्विंग हो सकता है, कभी वो डॉक्टर बनने की सोचते हैं तो कभी जो है वो साइंटिस्ट बनने की सोचेंगे, कभी वो खिलाड़ी बनने की सोचेंगे। मूवी देख ली, आर्मी की मूवी देख ली, डिफेंस, जहाँ पे उसको सैनिक दिख गए तो वो आर्मी में जाने की सोचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेके इसको ना स्ट्रेस, एक स्टैनली नामक जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की संज्ञा दी है एडोलेसेंस को। तो जो इमोशनल रेवोल्यूशन है वो बेसिकली एक एडोलेसेंस अवधि के अंदर ही आता है, ठीक है। अरे सर आप तो काफ़ी गुचर पुचर कर देते हो उसमें, फिर ये मेरे को डिलीट करना पड़ता है सारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार देख लेते हैं कि क्रिएटिविटी को लेके इनमें से कौन सी चीज़ असत्य है। क्रिएटिविटी को लेके आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। देखो इसका जो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर है जो एस्टेट ने माना था उस टाइम की ऑफिशियल की में, वो था ए, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, लेकिन आपको लगेगा कि इसका आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट, कि भाई क्रिएटिविटी के अंदर ईगो आती है। देखो हम सभी को लगेगा ऑप्शन डी है इसका, लेकिन अगर हम एस्टेट के आंसर की के साथ जाएं तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था जहां पे मैंने ये डिस्कस किया था कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ये सिनोनिम टर्म नहीं है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है ये, ठीक है। तो ये साथ नहीं चलती। क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ होती है, इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ होती है। देखो गार्डनर का भी जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो इन्हीं चीज़ों को लेके हुआ था कि बेसिकली उन्होंने इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे टाइप्स बताए थे, लेकिन किसी ने कहा था कि इंटेलिजेंस नहीं, एक्चुअली में ये क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी एक सृजनात्मक होती है, ठीक है, एक मौलिक होती है। इंटेलिजेंस एक प्रकार की एबिलिटी आप कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये दो चीज़ जो है अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये मान के चले। सेकंड चीज़, क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट, कि भाई क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं ये घमंड आ जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो एक बच्चा है उसको ना अच्छा गिटार बजाना आता है, वो अच्छा गिटार जो है बजाता है, तो कहीं ना कहीं 1-2% उसको ये घमंड होता है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं होता है कि भाई हाँ मैं इस चीज़ में माहिर हूँ, बाकी दूसरे बच्चे इस चीज़ में माहिर नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे आ जाती है कई बार। हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कि जितने भी बच्चे क्रिएटिव बच्चे हैं, जो पेंटिंग अच्छा करते हैं, जो खेलते अच्छे हैं, जिनकी क्रिएटिविटी अच्छी है, तो बेसिकली उन सभी के अंदर घमंड होता है। लेकिन 1% 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्चुअली में ईगो आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो इसको आप इनकरेक्ट के नज़रिए से ना देखो, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट है, क्योंकि ये बात तो ट्रू है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ये सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची नहीं है, तो ये एक साथ नहीं जा सकती कभी भी, ठीक है। तो आंसर इसका ए करेक्ट है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। द फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय। पहले तो ना इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इस थ्योरी को मार्क कर लो, फील्ड थ्योरी। एक्चुअली में फील्ड थ्योरी दी थी कर्ट लेविन ने, ठीक है। यहाँ पे गेस्टाल्ट का भी काफ़ी सारा हाथ था, 1930 की बात है ये, कुर्ट लेविन, लेकिन गेस्टाल्ट है नहीं इसमें, तो कुर्ट लेविन इसका सही आंसर है, ठीक है। इन्होंने ही फील्ड थ्योरी को बनाया था। और एक्चुअली में फील्ड थ्योरी क्या है कि एक पर्सन के इंट्रैक्शन को एसेस किया जाता है कि वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंट्रैक्ट करता है, ठीक है। बाकी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आप देख लें। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है स्टेट के अंदर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो वी कैन गो फॉर हावर्ड गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हावर्ड गार्डनर ने कम से कम 7 या 8 9 के आसपास, 9वीं तो उसने प्रपोज कर रखी थी, तो 8-9 के आसपास इन्होंने कुछ इंटेलिजेंस दी हुई हैं, जैसे कि म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, फलाना ढिमका, इंट्रापर्सनल नेचुरलिस्ट, तो ये काफ़ी सारी, और एक तीसरी भी याद आ रही जो 3D विजुअलाइजेशन से कनेक्टेड है, पता नहीं अब नाम याद नहीं आ रहा, हावर्ड गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर जो जनक थे बेसिकली, इन्होंने काफ़ी सारी इंटेलिजेंस के टाइप्स दिए थे। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है एक्चुअली में, कंस्ट्रक्टिविज्म को मीनिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन वर्ड आ गया तो हटा दो इसको यहाँ से। एम्फासिस द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड है या वर्ड है, आई थिंक ये वर्ल्ड हो सकता है, तो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, वो किसी लर्नर के व्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, उसके अपने व्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी। ठीक है, आप सोच सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई क्लास के अंदर एक लर्नर है, और अगर वो किसी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है, तो एक्चुअली में उस लर्नर के व्यू को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर उसके सामने आपने बोल दिया कि भाई चोरी करना गलत है, और उस बच्चे ने रट लिया कि भाई चोरी करना गलत है, तो ये उसका व्यू नहीं है, ये आपका व्यू है। अब आपके व्यू को उसने इमिटेट किया है। ठीक है, एक्चुअली में उसको खुद ही ये कंस्ट्रक्ट करने दो अपने व्यू के अंदर कि एक्चुअली में चोरी करना सही में गलत है। तो जब वो इस बात को अपने तरीके से ही सीखेगा, तो सही मायनों में वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद जाके चोरी करेगा फिर पिटेगा कहीं जाके, ठीक है, फिर पिटेगा, फिर उसको याद आएगा कि हाँ यार चोरी करना तो सर ने गलत बताया था, तो ऐसा नहीं है इसका मतलब। बच्चे को खुद अपॉर्चुनिटी दो, और बच्चे उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके एक्टिविटी को परफॉर्म करके चीज़ें सीखते हैं, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कि बच्चे जो लर्नर होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को खुद बनाते हैं, ना कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को रटते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो 2 प्रकार की असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका जब पढ़ाई के दौरान आप टेस्ट लेते हैं, ड्यूरिंग द लर्निंग। ठीक है, और समेटिव असेसमेंट होता है जब किसी टर्म के एंड में आप टेस्ट लेते हैं, जैसे स्कूलों के अंदर चलते हैं ना, कोई भी असाइनमेंट आपने दे दिया, या किसी क्वेश्चन को ओरली आप सुन रहे हैं, या कोई क्विज गेम्स करा दिया, ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही टाइप्स हैं। ठीक है, और टर्म टेस्ट जो है वो आपका समेटिव असेसमेंट का टाइप्स है। तो आंसर आ गया इसके अंदर टर्म टेस्ट, क्योंकि आपको इनमें से एक टूल ऐसा बताना था जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो जीन पियाजे तो भगवान है हमारे लिए साइकोलॉजी के अंदर। जीन पियाजे जो बेसिकली उन्होंने जो थ्योरी दी थी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अंदर उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी जिसका नाम है प्री कंसेप्चुअल पीरियड। प्री कंसेप्चुअल पीरियड मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट उसी का ही ये वर्ड है। तो बेसिकली बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे के जो दिमाग में जो उसकी विचार की जो धारा है वो कब बनती है, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। तो प्री इसमें वर्ड आ गया, प्री वर्ड आ गया, तो किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये होता है कि वो प्री कंसेप्चुअल पीरियड को अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट से पहले जब उसका ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। अब प्री ऑपरेशनल पीरियड के बाद कौन सी स्टेज आती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बाद कौन सी स्टेज आएगी? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो बेसिकली उसके बाद यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद ही उसके अंदर मेन चीज़ें उसके अंदर आती हैं, जैसे कि कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो भी थिंकिंग होती है वो सारी जो एडवांस थिंकिंग होती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जो कि वास्तव में ही उस बच्चे का कॉन्सेप्ट बनाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जो प्री कंसेप्चुअल पीरियड है वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, उसके बाद जो है उसकी थिंकिंग, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बाकी स्टेजेस के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर। तो इनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि एक्चुअली में जो कि साइन नहीं है रीडिंग डिफिकल्टी का, रीडिंग डिफिकल्टी का साइन नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। डिफिकल्टी लेटर एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, तो ये आपका साइन है, बिल्कुल सही बात है। जिनके अंदर डिसेबिलिटी होती है वो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एक प्रकार की डिसेबिलिटी कहलाती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, डिफिकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, बिल्कुल डिफिकल्टी है ये। डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल इसको हम डिसेबिलिटी कहेंगे। तो जो इसके अंदर नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है, डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी। देखो अगर किसी बच्चे के अंदर डिफिकल्टी है भी ना, तो आपने देखा होगा कि उस बच्चे की फ्लुएंसी, स्पीड और पाठ जो पठन शक्ति है, मतलब जो रीडिंग, जो बच्चे रीडिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों की अच्छी होती है। जैसे मान लो क्लास के अंदर 20 बच्चे भी बैठे हुए हैं ना, तो अब 20 बच्चे से पढ़वा के देखोगे, बेटा इसको पढ़ दे एक बार, हिंदी में जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ के दिखा, तो उस पैराग्राफ को पूरा का पूरा पढ़ देगा, चाहे वो बच्चा डिसेबल है चाहे नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर डिफ़िकल्टी होती भी है तो लर्नर को पढ़ने में या उसकी फ्लुएंसी में उसको कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती। तो जो डिफ़िकल्टी रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी है वो एक्चुअली में डिफ़िकल्टी का पार्ट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में सभी बच्चे की पठन शक्ति काफ़ी बढ़िया होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एनरिचमेंट प्रोग्राम होते क्या हैं। तो एनरिचमेंट प्रोग्राम आपके वो प्रोग्राम होते हैं जो कि बेसिकली गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा साइंस ओलंपियाड कराते हैं। साइंस ओलंपियाड में जो बच्चे क्लास के जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं 100 रुपये की फ़ीस दे के, है ना। आजकल ये काफ़ी अच्छा बिजनेस बन चुका है प्राइवेट स्कूलों के अंदर। लेकिन जिनको जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो एकदम से पढ़ाई का कीड़ा है जो बच्चे, ठीक है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं मार रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा करते हैं, वो बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं ऐसे प्रोग्राम के अंदर। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसे कि साइंस ओलंपियाड के बारे में बता दिए, ये सभी के अलग अलग होते हैं। मैथमेटिक्स का अलग, साइंस का अलग, और बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और जैसे कोई पजल सोल्व करवा दिया। तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एनरिचमेंट प्रोग्राम कहलाते हैं, और ये स्पेशली गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन को आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ही होते हैं आपके एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे कि साइंस ओलंपियाड मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स। अब जो इंटेलिजेंस की बात आ रही है, क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, ये तो मतलब ये तो क्वेश्चनों का ताऊ है, ये तो हर दूसरे पेपर में आया मिलता है। इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, इस पॉइंट को याद कर लेना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इंटेलिजेंस हमेशा जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए यूज़ होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, आप कह सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, ओपन एंडेड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है तो उनके अंदर कौन सी थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो इंटेलिजेंट नहीं होते। कन्वर्जेंट थिंकिंग मोस्टली यूज़ होती है आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो बेटा वो आप एक बार मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें, मैंने सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, थिंकिंग इज एसेंशियली। थिंकिंग क्या है, ठीक है, तो भाई सीधा सा आंसर है, थिंकिंग जो है बेसिकली आपका, आप किससे सोचते हो, अपने ब्रेन से सोचोगे ना। तो ब्रेन किसका पार्ट है, कॉग्निटिव का ही पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग। तो जो इंक्लूसिव आपका स्कूल होता है, जो इंक्लूसिव मतलब सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलता है, वो बेसिकली उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको एक स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग फाइंड आउट करनी है। कौन सी है वो, सीधा सा आंसर है, 4 ऑप्शन पढ़ लो, जो आपको बिल्कुल नेगेटिव सा लगे उसको आप एक्सक्लूड कर दो। डेवलप्स फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है। उसके बाद डेवलप्स पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बूस्ट द मोरल ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो क्या है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो है डेवलप्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग के अंदर आप बच्चों के अंदर डर पैदा करोगे, तो डर तो थोड़े ना पैदा करना होता है, उसका तो हमें मोरल इंक्रीज करना होता है, उसके अंदर बराबरी की भावना दिलानी होती है, उसका सेल्फ स्टीम पॉजिटिव बनाना होता है। तो हमें उसके अंदर डर क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही एक रॉन्ग स्टेटमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30
तक के क्वेश्चन। और ये मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, क्वेश्चन ये है आपका एक्चुअली में कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये है आपका एस्टेट क्वेश्चन पेपर TGT लेवल, जो कि सेकंड लेवल माना जाता है। और आपका 2014 का ये क्वेश्चन पेपर है। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने पेपर एक्सेस करना चाहते हैं एस्टेट के, ठीक है, ये कोई मेरा 6वां 7वां क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ मैं और आगे क्वेश्चन पेपर बनाऊँ तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यार की घंटी जरूर बजाएं। साथ में CTET के क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाले हुए हैं, साथ में CDP के अच्छे अच्छे लेसन्स मैंने बनाए हुए हैं, साथ में मैथमेटिक्स के भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैथमेटिक्स की भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और उसी के साथ इंग्लिश ग्रामर की भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई है। सब कुछ आप लोगों के लिए हैं, आप देखें वीडियोस को। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने बिल्कुल एंड तक आए तो आप लोग के ही बलबूते से ये चैनल चल रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।